Assalamualaikum students, I am Dr. Rabia and we are here to start another lecture which is about amino acids. बेसिकली हमने अपना जो प्रोटीन का पोर्शन है वो स्टार्ट किया हुआ और उसमें कल हमने अपने जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने मेजर पोर्शन ऑफ द प्रोटीन का भी कवर कर लिया था। तो आज जो है वो हमने उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बेसिकली अमाइनो एसिड्स वो पढ़ेंगे। सोचा तो मैंने पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स को भी ऐड करने का था, लेकिन इसकी स्लाइड इतनी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने कहा टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपको देख लूँगी और उस तरह से जो है वो आपको बता दूँगी कि क्या है किस तरह से, वरना कल के लेक्चर्स में जो है वो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो अपना आज का जो टॉपिक है अमाइनो एसिड्स वो शुरू करते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ये हम पिछली जो है वो लेक्चर में भी डेफिनेशन पढ़ाए थे कि हमारे पास क्या होती हैं, पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के मिलकर क्या बनाते हैं, यानी अमाइनो एसिड्स मिलते जाते हैं पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू और वो हमारे पास पॉलीमर बना देते हैं विच आर नोन एज द प्रोटीन्स। अच्छा जी ठीक हो गया। हाँ ये पूरी डेफिनेशन है। विद ईच अमाइनो एसिड रेजिड्यू ज्वाइंड टू इट्स नेबर बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड the term residue reflects the loss of the elements of the water when one amino acid is joined to another। ठीक है, हमने जो बार बार रेजिड्यू की टर्म जो है वो यूज़ कर रहे हैं वो तब होती है जब आपका दो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो जब लिंक करेंगे बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे विद द लॉस ऑफ वाटर, उनका जो होगा वो वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा वो रिलीज़ कर दिया जाएगा और इस रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के रिजल्ट में जो स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा दैट विल बी द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और उस केस में जो हमारे पास अमाइनो एसिड होगा उसको हम अमाइनो एसिड रेजिड्यू बोलेंगे। तो देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स विच आर कॉमनली फाउंड इन द प्रोटीन। द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड वाज asparagine एंड द लास्ट ऑफ द 20 टू बी फाउंड द थ्रियोनिन। ठीक है, सबसे पहला जो डिस्कवर किया गया था दैट वाज द asparagine और जो लास्ट वन था वो थ्रियोनिन था। ओके जी, तो ऑल ऑफ द अमाइनो एसिड्स हैव सम कॉमन नेम्स इन और ट्राइबल नेम्स। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। इन सम ऑफ द केसेस डिराइव्ड फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम विच दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड। ठीक है, यानी हमारे पास जो इनके जो नेम हैं जो कॉमन नेम्स हैं वो हमने वहाँ से डिराइव किए हैं विच जिस सोर्स से वो फर्स्ट टाइम जो है वो आइसोलेट किए गए थे। एग्जाम्पल इसकी क्या है कि हमारे पास asparagine जो था वो फर्स्ट एस्पार्गस में जो है वो डिस्कवर किया गया था और ग्लूटामेट जो है वो ग्लूटेन जो आपकी व्हीट ग्लूटेन है उसमें डिस्कवर किया गया था। ट्रायोसिन जो है वो फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द चीज़ और यानी ये जो आपका टायरोसिन है इसका जो ग्रीक वर्ड से जो है वो ड्राइव हुआ है टायरोस विच मीन्स द चीज़, और जो ग्लाइसिन है वो आपके ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस से जो है वो डिराइव हुआ है। ग्लाइकोस का मतलब है स्वीट और it is named so because of its sweet taste. These are some of the examples which are reflecting that amino acids are the common names of the amino acids are derived from the sources from which they were first isolated. All the 20 of the common amino acids are alpha amino acids। ठीक है, अब हमने जो है वो ये बात याद रखने वाली है कि बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं वो जितने अमाइनो जिस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं दीज आर द अल्फा कॉन्फिगरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। दे हैव अ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप बाउंडेड टू द सेम कार्बन एटम विच इज़ नोन एज अल्फा कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं जिसमें हमारे पास कार्बन के जो होंगे वो क्या होंगे, चारों कार्बन एटम्स जो होंगे वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो होंगे वो कनेक्टेड होंगे। They differ from each other in their side chains or the R groups which vary in the structure, size and the electric charge and which influence the solubility of the amino acids in the water। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि हमारे पास सारे अमाइनो एसिड्स के अंदर एक कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है तो हाउ इज़ इट पॉसिबल वी गेट सच अ वेराइटी ऑफ द प्रोटीन्स एंड ह्यूज वेराइटी है हमारे पास एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास जो है वो वैरायटी किस तरह से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स की वजह से किस तरह से पॉसिबल है। तो वो यही कह रहा है कि हमारे पास ये जो कॉमन चीज़ें हैं यानी आपके सेम कार्बन पे लगा हुआ जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और जो अमाइनो ग्रुप है वो सारा स्ट्रक्चर तो सेम है। जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस आर चेन के अंदर आ रहा है जो कि आपकी साइड चेन है जो कि आपकी इस अल्फा कार्बन के साथ लगी हुई है। यानी आपका क्या होगा कि हमारे पास कार्बन है,
ठीक है। उसके एक एटम जो है वो कार्बोक्सिल के साथ यानी C डबल बॉन्ड O और OH के साथ लगा हुआ है और दूसरा NH2 के साथ लगा हुआ है। एक पे हाइड्रोजन हो जाएगी और जो दूसरा होगा जिसके साथ R चेन लगी हुई है यानी R आपका लगा हुआ है, इस R का मतलब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन भी हो सकता है, इसी तरह से कोई और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, CH3 बहुत लंबी चेन भी हो सकती है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ इस R की वजह से आ रहा है, R पे क्या लगा हुआ है और उसका साइज़ कितना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। इस R की वजह से हमारे पास ये जो सॉलेबिलिटी है ये भी अफेक्ट होती है विद इन द वाटर। इन एडिशन टू दिस 20 अमाइनो एसिड्स देयर आर मैनी लेस कॉमन वंस, ठीक है। इन 20 के अलावा भी हमारी बॉडी में जो है वो और अमाइनो एसिड्स होते हैं विच आर लेस कॉमन, ठीक है। द अदर वन इज सम आर रेजिड्यूज मॉडिफाइड आफ्टर अ प्रोटीन हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड, अदर्स आर अमाइनो एसिड्स। ये अनकॉमन की बात हो रही है कि हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो कि आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान कुछ रेजिड्यूज जो थे वो मॉडिफाई हो गए, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो कि आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट है बट नॉट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ प्रोटीन। जो अमाइनो एसिड के फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इन द प्रोटीन सिंथेसिस। कॉमन अमाइनो एसिड असाइंड 3 लेटर्स एब्रीवेशंस एंड 1 लेटर सिंबल। ये सारा जो हम जो पीछे हमने 20 अमाइनो एसिड्स पढ़े हैं उनका सिंगल लेटर एब्रीवेशन, सिंगल लेटर सिंबल और 3 लेटर एब्रीवेशंस जो हैं वो आपको पूरा टेबल दिया हुआ है, वो आप लोग वहाँ से याद कर लीजिएगा। द नेक्स्ट इज हमारे पास जो है ना वो 2 कन्वेंशंस हैं टू गिव अ नेम टू अमाइनो एसिड, ठीक है। एक हमारे पास है यूजिंग अल्फा बीटा गैमा और एक हमारे पास है नंबरिंग वाली। तो जो अल्फा बीटा गैमा वाली होगी वो उस कार्बन से शुरू होगी जहाँ पे आपने उस कार्बन को अल्फा नाम देना है जिसपे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है। यानी आपकी जो कायरल कार्बन होगी वो अल्फा कार्बन होगी। और जबकि आप नंबरिंग जब देंगे तो नंबरिंग आपने उससे शुरू करनी है जो कि कार्बोक्सिल वाली यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उस कार्बन से। यानी अगर सपोज करें कि आप कोई सा भी ऐसा अमाइनो एसिड लेते हैं जहाँ पे आपका ये जो सेम है लेंथ ऑफ द R ग्रुप वो सेम होगी, यानी इधर भी एक कार्बन लगा हुआ होगा और सिर्फ इधर भी एक ही कार्बन लगा हुआ है, तो आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ जिस साइड का एटॉमिक जो नंबर होगा या मॉलिक्यूलर वेट जो ये जो मैस है ये ज़्यादा होगा, वहाँ से आपने इसकी नंबरिंग करनी है। तो ये कार्बोक्सिलिक आपका ग्रुप होगा। नंबरिंग जब देनी है तो कार्बोक्सिलिक से शुरू करनी है और अल्फा बीटा वाली कॉन्फ़िगरेशन जब करनी है तो आपने ये कायरल कार्बन से करनी है। अच्छा, इस सारी स्लाइड में यही कहानी लिखी हुई है कि हमारे पास ये होता है। इन सम ऑफ द केसेस सच एज द अमाइनो एसिड्स विद द हेटेरोसाइक्लिक R ग्रुप्स द ग्रीक लेटर सिस्टम इज एम्बिगुअस एंड द नंबरिंग कन्वेंशन इज देयरफॉर यूज्ड। यानी वो बता रहा है कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि हमारे पास वो अमाइनो एसिड्स जिनके पास हेटेरोसाइक्लिक R ग्रुप्स होते हैं उसमें हम ये अल्फ़ा बीटा वाले लेटर्स वाली जो नोमेनक्लेचर है वो यूज़ नहीं करते, बल्कि हम नंबरिंग वाला जो प्रोसीजर है उसको हम जो है वो फॉलो करते हैं। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज फॉर ऑल द कॉमन अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट द ग्लाइसिन द कार्बन इज बाउंडेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, R ग्रुप एंड अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यानी ग्लाइसिन के अलावा बाकी सारे जितने भी हमारे 20 अमाइनो एसिड्स हैं उसकी जो कायरल कार्बन होगी या एसिमेट्रिक कार्बन जो होगी उसमें ये अल्फा कार्बन जो होगी उसमें हमारे पास क्या लगा होगा, कार्बोक्सिल, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन और R ग्रुप लगा हुआ होगा। ग्लाइसिन के केस में जो R है वो H होगा, ठीक है। यानी उसकी जो कार्बन होगी उसके पास 2 हाइड्रोजन जो ग्रुप्स लगे हुए होंगे, मतलब कायरल कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स लगे हुए होंगे। द अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा आएगा। द अल्फा कार्बन एटम इज अ कायरल सेंटर बिकॉज ऑफ द tetrahedral arrangement of the bonding orbitals around the carbon atom. The 4 different groups can occupy 2 unique spatial arrangements and thus amino acids have 2 possible stereoisomers. जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में एनेंशियोमर्स पढ़े थे तो यहाँ पे भी हमने यही कहा कि जो हमारे पास अल्फा कार्बन होगी उसके जो आपके टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट होगी वो स्पेस में 2 ही तरह की होगी, 2 ही तरह के पॉसिबल होंगे। या तो राइट साइड पे होगा यानी मिरर इमेजेस बनेंगे, और ये जो 2 मिरर इमेजेस हैं स्टीरियो आइसोमर्स हैं, इसको हम एनेंशियोमर्स भी बोलते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल्स विद अल्फा कायरल सेंटर आल्सो शो ऑप्टिकली एक्टिव यानी दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
यानी वो सारे मॉलिक्यूल्स जिनके पास अल्फा कायरल सेंटर होगी, वो उनके पास एक कैपेबिलिटी होगी, उनकी एक ऑप्टिकल जो है वो फीचर होगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यानी लाइट की प्रेजेंस में दे हैव एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ लाइट। द नेक्स्ट इज स्पेशल नोमेनक्लेचर हैज़ बीन डेवलप्ड। अच्छा जी, हमारे पास अब ये क्या है, एक जो है वो हमने एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डेवलप किया है विच इज़ नोन एज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमने सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको रिलेट करके जो है ना हमने नाम लिया है, यानी डी और एल सिस्टम बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 3 कार्बन शुगर ग्लिसरॉल्डिहाइड। यानी जो हमारा सिंपल अमाइनो एसिड होगा उसको जो है वो हम कंपेयर करेंगे with that of the 3 carbon sugar glyceraldehyde। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि हमने ये देखें, यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने जो है वो कंपेयर किया with that of the glyceraldehyde। L ग्लिसरॉल्डिहाइड था और यहाँ पे हमारे पास L एलानिन था। यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है इन केस ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, जबकि हमारे पास इन केस ऑफ अमाइनो एसिड जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप दैट इज C डबल बॉन्ड O। L और L को हमने L से कंपेयर किया, यानी यहाँ पे L एलानिन की जगह पे ग्लाइसिन भी होगा, कुछ भी होगा, सिंपल अमाइनो एसिड होगा, तो L वाले को हमने L ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपेयर करना है और D वाले को हमने D ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपेयर करना है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको सारी जो चीज़ें हैं वो सेम नज़र आएंगी, मतलब जो ग्रुप होगा क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, वो अबव द प्लेन होगा। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे हम क्या कर रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि इस कंपैरिजन की बेस पे हमने इसको L एलानिन बोला, यानी इसका जो ग्रुप है वो अबव द प्लेन है, सेम अपर पोजीशन में है। ठीक है, D एलानिन इधर जो अमाइनो ग्रुप है ये हाइड्रोजन ग्रुप राइट साइड, दूसरा अमाइनो ग्रुप या इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास बाकी जो है वो अबव द अल्डिहाइड ग्रुप अबव, OH ग्रुप आपका यहाँ पे जो था अमाइनो ग्रुप राइट, हाइड्रोजन लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सारी कहानी यही लिखे हुए है कि हमने बेसिकली क्या करना है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने जो D और L सिस्टम है देना, जो कि अमाइनो एसिड को D और L सिस्टम देना, वो बेसिकली किससे रिलेट करके देना है, D एंड L सिस्टम ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन कंपाउंड। For all the chiral compounds, stereoisomers having a configuration related to that of L-glyceraldehyde are designated as L and related to the D-glyceraldehyde are designed D। ठीक है, यानी वही बात जो हमने भी कही कि हमारे पास जब D को D से कंपेयर करेंगे तो D आ जाएगा, यानी D आपकी अमाइनो एसिड हो जाएगी, और L-glyceraldehyde के साथ करेंगे तो L वाली अमाइनो एसिड हो जाएगी। The functional group of L-alanine are matched with those of the L-glyceraldehyde by aligning those that can be interconverted by a simple one-step chemical reactions। यानी हमने किसको किससे कंपेयर किया, फंक्शनल ग्रुप ऑफ L-aldehyde को फंक्शनल ग्रुप ऑफ द L-alanine के साथ कंपेयर किया, और हमने कहा कि ये हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे, सिर्फ एक स्टेप पीछे हैं ये सारे, जो कि यानी ऑक्सीडाइज होगा इन द नेक्स्ट स्टेप और वो वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, So the carboxylic group of L-alanine occupies the same position about the chiral carbon as does the aldehyde group of L-glyceraldehyde, because an aldehyde is readily converted to a carboxylic group via a one-step oxidation। यानी वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो है वन स्टेप पीछे है, यानी इसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो ये दोबारा आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चला जाएगा, तो बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो हमने किसको कंपेयर किया, अल्डिहाइड ग्रुप को ऑफ द ग्लिसरॉल्डिहाइड विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड। तो ये वन स्टेप पीछे है, ये वन स्टेप आगे है। जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो ये बेसिकली किधर जाएगा, ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एज इट इज इसके अंदर चला जाएगा। ओके, तो दिस इज द टेट्राहेड्रल आपकी जो है वो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास क्या होंगे, जो आपका क्या कहते हैं स्पेस के अंदर आपके जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी जो अरेंजमेंट है उसकी बेस पे हमने आइसोमर्स बोले, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो एक आपको जो ऊपर और नीचे अबव द प्लेन वाले जो बॉन्ड्स होंगे वो आपको डॉटेड बॉन्ड्स के थ्रू जो वो एलेबोरेट किए हुए हैं,
जबकि इन द प्लेन जो होंगे वो आपके क्या होंगे, डार्क लाइन के साथ जो है वो उसने एलेबोरेट किया हुआ। ओके जी। Another system of specifying the configuration around a chiral center is RS system, which is used in the systemic nomenclature of organic chemistry and describes more precisely the configuration of molecules with more than one chiral center. अगर आपके पास ऐसी कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास एक से ज़्यादा chiral center है तो फिर आप RS सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यूज़ करेंगे। आपकी बुक में सिर्फ नाम दिया हुआ, लिहाजा आप भी नाम जो है वो बस याद रखें। हिस्टोरिकली द सिमिलर L and D यानी small l and small d designations were used for the lever rotatory and dextro rotatory। ये आपकी ऑप्टिकल एक्टिवेशन की बेस पे हम स्मॉल l और स्मॉल d की जो डेजिग्नेशंस है वो देते हैं। स्मॉल l उसको देंगे उन मॉलिक्यूल्स को जो आपकी जो है वो प्लेन को लेफ्ट साइड पे रोटेट कर देंगे इन केस ऑफ लाइट, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो होंगे जो आपके प्लेन को जो है वो राइट साइड पे रोटेट कर देंगे। और इस तरह से हम ये डेजिग्नेशन जो है वो ऐड कर देते हैं टू द अमाइनो एसिड्स। जो हमारे पास एल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो लीवर रोटेटरी होंगे, यानी आपके जो प्लेन को है वो लेफ्ट साइड पर रोटेट कर देंगे। कैपिटल L and कैपिटल D refer only to absolute configuration of the four substituents around the chiral carbon, not to the optical properties of the molecules। यानी कि कैपिटल L और कैपिटल D जो हैं these resemble the absolute configuration of the substituents around the chiral carbon। यानी ये सिर्फ आपकी कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, ये आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को नहीं बताएंगे। जबकि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने वाले स्मॉल एंड एंड स्मॉल डी हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये बात याद रखने वाली है। द नेक्स्ट इज अमाइनो एसिड रेजिड्यूज इन द प्रोटीन्स आर एल स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है कि हमारे पास जो मोस्टली प्रोटीन के अंदर यूज़ होने वाले एल अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन से हैं? कैपिटल एल आपके जो स्टीरियो आइसोमर्स। हाँ, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास जो कायरल कार्बन है वो एक स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, आइदर डी और एल। लेकिन जो हमारे पास ह्यूमन के केस में, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के केस में अमाइनो एसिड रेजिड्यूज यूज़ होते हैं, दैट आर एक्सक्लूसिवली एल स्टीरियो आइसोमर्स। यानी डी या एल की फॉर्म में होगा लेकिन सिर्फ एक एग्जिस्ट करेगा एट अ टाइम। जो मोस्ट कॉमन एग्जिस्टेंस है वो एल स्टीरियो आइसोमर्स की है। जो डी अमाइनो एसिड रेजिड्यूज हैं दीज आर फाउंड ओनली इन फ्यू, यानी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे जो कैपिटल डी अमाइनो एसिड रेजिड्यूज हैं वो जो हैं वो आते हैं। दीज एग्जांपल्स आर स्मॉल पेप्टाइड्स इंक्लूडिंग द सम पेप्टाइड्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल्स एंड द सर्टेन पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे आपके डी अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आते हैं। When chiral compounds are formed by ordinary chemical reactions, the result is a racemic mixture of D and L isomers। यानी वो यहाँ पे एक प्रॉब्लम बता रहा है कि जब आप chiral compound जो है वो बनते हैं तो जो ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन होते हैं फॉर्म बाय द बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि जब हमारे पास एक कंपाउंड बनता है तो जब वो ब्रेक डाउन होता है तो उसमें एल और डी जो होते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शंस में पाए जाते हैं। अगर 50% डी पड़े हुए हैं तो 50% एल पड़े होंगे। दिस इज़ नोन एज रेसिमिक आपका जो मिक्सचर है। तो इस केस में जब आपका टोटली 50-50% की रेशो से आ रहा है तो फिर आपका जो केमिस्ट होता है उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है टू डिस्टिंग्विश एंड सेपरेट दीज आपके जो मिक्सचर्स हैं। ठीक है, इस मिक्सचर में से डी और एल को सेपरेट करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन लिविंग सिस्टम के अंदर जो है वो हमारे पास डी और एल आइसोमर्स आर एज डिफरेंट एज द राइट एंड लेफ्ट हैंड। So the formation of stable repeating substructures in the protein generally requires that their constituent amino acids be of only one stereochemical series। ठीक है, तो आपका जो लिविंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक जो स्टीरियो आइसोमर है जिसको हमने भी पढ़ा कि हमारे पास मोस्टली एल पाए जाते हैं, वही पढ़े हुए होंगे। Cells are able to specifically synthesize the L isomers of amino acids because the active sites of the amino acids are asymmetric, causing the reactions that catalyze to be stereospecific। तो सेल्स के अंदर एल आइसोमेरिक क्यों बनता है? क्योंकि हमारे पास जो एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स होती हैं वो एसिमेट्रिक होती हैं और मतलब वो भी हाईली स्पेसिफिक होंगे, और इसी केस में आप जो एंजाइम्स होंगे और जो प्रोटीन्स होंगी उसका जो बेसिकली मतलब स्पेसिफिसिटी होना कंपलसरी है टू प्रोसीड। अब हम बात करते हैं आर ग्रुप की।
कि हमने कहा था कि हमारे पास इस आर ग्रुप की वजह से जो है वो हमारे पास वैरायटी आती है इन द प्रोटीन सिंथेसिस या इन द अमाइनो एसिड्स इन 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स जो हमारे पास थे, उनमें आर के चेंज होने की वजह से हमारे पास डिफरेंसेस आ रहे थे। तो वो कहता है कि हमारे पास आर जो है इसकी वाइड रेंज है, नॉन पोलर टू पोलर यानी हाइड्रोफोबिक टू हाइड्रोफिलिक। तो अब हम बेसिकली अपने टोटल अमाइनो एसिड्स को जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक पोलर और दूसरे नॉन पोलर। नॉन पोलर के अंदर फर्दर दो आ जाएंगे, एक हमारे पास वो होंगे आर ग्रुप या एक वो होगी जिसके अंदर एलिफेटिक चेन होगी यानी स्ट्रेट चेन होगी, और एक वो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होंगे जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, साइक्लिक फॉर्म में स्ट्रक्चर्स होंगे। तो अब हम पहले पढ़ रहे हैं नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। इसके अंदर आने वाले जो एंजाइम्स हैं वो बेसिकली नॉन पोलर होंगे और हाइड्रोफोबिक होंगे, यानी वाटर के साथ किसी किस्म का वो जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन नहीं बनाएंगे। जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन, ठीक है, दे टेंड टू क्लस्टर टुगेदर विद इन द प्रोटीन स्टेबलाइजिंग द प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय मींस ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन नहीं बन रहा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बन रहा है, यानी वाटर के साथ वो किसी किस्म का जो है वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, ऑल्दो इट इज फॉर्मली नॉन पोलर, its very small side chain makes no real contribution to the hydrophobic interaction। ग्लाइसिन के अंदर हमारे पास R जो है that is only the hydrogen atom, ठीक है, और जो इस वजह से वो कहते हैं कि इसका एक तो स्ट्रक्चर स्मॉल है और इस वजह से जो है ये कंट्रीब्यूट ही नहीं करता टू द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। द नेक्स्ट इज मेथियोनिन। मेथियोनिन जो है वो हमारे पास एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है जो कि एक नॉन पोलर थायोएस्टर ग्रुप जो है वो इसकी साइड चेन में पड़ा हुआ है। दिस इज़ द पोलर अनचार्ज्ड ग्रुप, जिसमें हमने पढ़ा कि हमने हमारे पास क्या है, सीरीन, सॉरी ये पोलर है, यहाँ पे नॉन पोलर आना था ग्लाइसिन वाला, ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये मैं आपको ठीक करके जो है वो भेजूंगी, ठीक है। द नेक्स्ट इज इसमें हमारे पास ग्लाइसिन, एलानिन और ये सारे आने थे स्ट्रक्चर्स, ये हो गई ये स्लाइड। द नेक्स्ट इज प्रोलीन विच हैज़ एन एलिफेटिक साइड चेन विद अ डिस्टिंक्टिव साइक्लिक स्ट्रक्चर। उसके पास हमारे पास क्या होते हैं, एलिफेटिक साइड चेन होती है, ठीक है, साइक्लिक चेन होता है उसके पास, और द सेकेंडरी इम्यूनो ग्रुप, हाँ इसके अलावा इसके पास हमारे पास क्या होता है, एक सेकेंडरी इम्यूनो ग्रुप होता है आई से, ठीक है, विच इज हेल्ड इन द रिजिड कॉन्फर्मेशन दैट रिड्यूसेस द स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पॉलीपेप्टाइड रीजन्स कंटेनिंग द प्रोलीन। द नेक्स्ट इज एरोमेटिक आर चेन, ठीक है, एरोमेटिक जिसके अंदर हमारे पास आर जो होगा यानी जो चेन है वो क्या होगी, एरोमेटिक होगी, बेंजीन चेन लगी होगी। इसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके साइड चेन में कौन सी चेन लगी होती है, एरोमेटिक चेन लगी हुई होती है, और ये क्या होते हैं, रिलेटिवली नॉन पोलर होते हैं। ऑल कैन पार्टिसिपेट इन द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, पिछले नहीं कर रहे थे, यहाँ पे दे कैन पार्टिसिपेट इन द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ टायरोसिन कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इन सम ऑफ द एंजाइम्स। Tyrosines and the tryptophan are significantly more polar than the phenylalanine। जो हमारे पास आखिरी दो हैं T वाले जो हैं वो more polar हैं than the phenylalanine because of the tyrosine hydroxyl group and the nitrogen of the tryptophan indole ring। यानी उसकी जो polarity है या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का रीज़न है वो हमारे पास एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है टायरोसिन के पास और दूसरा ट्रिप्टोफैन के अंदर आयोडिल इंडोल रिंग जो है वो पड़ी हुई है। अच्छा जी, इसी तरह से वो कह रहे हैं कि हमारे पास मच लेसर आपकी एक्सटेंट में जो है ना वो अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्जॉर्ब करते हैं ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन इनके व्हेन कंपेयर्ड विद द फिनाइलएलानिन, यानी ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन जो होंगे वो लेसर क्वांटिटी में अल्ट्रा वायलेट रेस को जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। दिस अकाउंट्स फॉर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शंस ऑफ द लाइट बाय मोस्ट प्रोटीन्स एट अ वेवलेंथ ऑफ 250 नैनोमीटर, यानी 250 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होंगी या जो लाइट होगी वो मोस्ट स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब की जाएगी। अ प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइटेड बाय द रिसर्चर्स इन दिस कैटेगराइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स। ये एक बात थी कि रिसर्चर्स ने जो है हमें ये वैल्यू दी है कि इसमें जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। द नेक्स्ट इज पोलर अनचार्ज्ड ग्रुप्स, जिसमें हमारे पास पोल्स बने हुए होंगे लेकिन कोई सम ऑफ द चार्ज जो होगा वो अपीयर नहीं होगा,
ठीक है, यानी हमारे पास एरोमेटिक चेन में हमारे पास क्या था, हमने कहा था बेंजीन रिंग आएगी, इसमें 3 पड़े, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, अगर आप देखें तो हर स्ट्रक्चर के अंदर इसकी आर में जो है वो क्या लगा हुआ है, एक एरोमेटिक रिंग लगी हुई है। द नेक्स्ट इज पोलर अनचार्ज्ड। इसमें हमने क्या कहा कि ये हमारे पास क्या होंगे, मोर सोलेबल होंगे, मोर हाइड्रोफिलिक होंगे, और बिकॉज दे कंटेन द फंक्शनल ग्रुप्स दैट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द वाटर। इस क्लास के अंदर आने वाले अमीनो एसिड्स जो है वो सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पार्जिनिन और ग्लूटामिन है। द पोलैरिटी ऑफ द सीरीन एंड द थ्रियोनिन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देयर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड दैट ऑफ सिस्टीन इज बाय द सल्फाइड हाइड्रल ग्रुप, यानी सल्फर की वजह से जो है वो सिस्टीन के अंदर सोलेबिलिटी आ रही है। एस्पार्जिनिन एंड ग्लूटामिन बाय देयर अमाइड ग्रुप्स। पोलैरिटी का बता रहे हैं कि पोलैरिटी किस बेस पे आ रही है, सीरीन और थ्रियोनिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, सिस्टीन में सल्फर की वजह से, एस्पार्जिनिन और ग्लूटामिन में अमाइड ग्रुप की वजह से। दीज आर द पोलर अनचार्ज्ड, सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन। सिस्टीन हमारे पास अनदर सल्फर कंटेनिंग आपका जो अमाइनो एसिड है, और दूसरा जो था वो मिथियोनिन था, और ये एस्पार्जिनिन और ग्लूटामिन जो है वो भी हमारे पास इम्यूनो ग्रुप वाले हैं, जिसके अंदर अमाइड ग्रुप, सेकेंड अमाइनो ग्रुप जो है वो पड़ा हुआ है। Aspargine and glutamine are the amides of the 2 other amino acids are found in the proteins aspartate and glutamate respectively। ठीक है, aspartate और glutamate के अंदर हमारे पास एक और अमाइनो, these are the amides of the 2 amino acids। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, aspargine और glutamine, हमने क्या कहा, ये अमाइड ग्रुप है। ठीक है, इस अमाइड ग्रुप का जब लग जाए, यानी कि जब अमाइड ग्रुप जो है वो लग जाएगा टू दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है, यानी अस्पार्टेट और ग्लूटामेट के साथ जब आपके ये अमाइनो ग्रुप लग जाएंगे तो दीज आर देन नोन एज अस्पार्जिनिन एंड ग्लूटामिन। ठीक है, ये हमने क्या कहा, अस्पार्जिनिन और ग्लूटामिन जो है वो बेसिकली क्या है, दीज आर द अमाइड ग्रुप ऑफ द अस्पार्जिन और ग्लूटामेट। अच्छा जी, these are easily hydrolyzed by the acid or a base. Cysteine is readily oxidized to form the covalent linked dimeric amino acid called the cysteine। यानी वो बता रहा है कि सिस्टाइन स्पेलिंग का डिफरेंस है सिर्फ EIN और IN। ये जो है सिंगल वाला होगा, और ये दोनों जब आपके ये जो 2 मॉलिक्यूल्स इस तरह से आपका सल्फर बॉन्ड बना देंगे, देन दीज आर नोन एज, इस तरह से। ठीक है, एक ये है और एक इसी का रिवर्स पड़ा होगा, यानी SH पड़ा हुआ होगा और CH2, फिर NH2H और नीचे C डबल बॉन्ड हो। तो ये जो SS बॉन्ड बनेगा, ये H निकल जाएगा और ये H निकल जाएगा, तो ये जो SS बॉन्ड बनेगा दिस विल नोन एज सिस्टीन, I वाला। ठीक है, in which the 2 cysteine molecules or the residues are joined by the disulfide bond. The disulfide linked residues are strongly hydrophobic. Disulfide bonds play a special role in the structures of many of the proteins formed by the covalent links between the parts of a protein molecule or between the 2 different polypeptide chains। यानी वो ये कह रहा है कि हमारे पास मोस्टली जब आपके विद इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर 2 डिफरेंट चेन्स के थ्रू लिंकेज बनेगा, या फिर विद इन द सेम चेन आपका जो लिंकेज बनेगा, ये डाइसल्फाइड लिंकेज होगा वो नॉन पोलर होगा। द नेक्स्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आर अमाइनो ग्रुप्स। ये बेसिकली क्या होंगे, बेसिक अमाइनो एसिड्स होंगे। अच्छा जी, ठीक है, दी अमाइनो एसिड इनकी जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किस pH पे होगा, 7 पे होगा, और इसके अंदर आने वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं दीज आर लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन। लाइसिन हैज अ सेकेंडरी प्राइमो अमीनो ग्रुप एट द पोजीशन ऑन इट्स एलिफेटिक चेन। Arginine has a positive charged guanidine group and the histidine has an imidazole group। यानी वो बता रहा है कि किस किस चीज़ की वजह से इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आए हुए हैं। These are the 3 positively charged amino acids। The next is histidine is the only common amino acid having an ionizable side chain with a pKa near neutrality। In many of the enzymes catalyzed reactions, his residue facilitates the reaction by serving as a proton donor or receptor। यानी जो हिस्टीडीन है वो कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, आयोनाइजेबल आयन चेन है जो कि आपकी pKa पे न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है, यानी न्यूट्रल जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इस तरह से इसका जो रेजिड्यू है वो फैसिलिटेट करता है
by either serving as a proton donor or receptor. The other is negatively charged amino groups, amino acids, ठीक है, इसको हम acidic amino acids भी बोलते हैं. These are having a net negative charge at a pH of 7, और इसके अंदर आने वाले जो amino acids हैं, these are aspartate and glutamate, each of which has a second carboxyl group. ठीक है, यानी इनके पास क्या है, एक और कार्बोक्सिल ग्रुप है, एडिशनल कार्बोक्सिल ग्रुप है, जिसकी वजह से उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है. अब हम बात करते हैं कुछ हम अनकॉमन अमाइनो एसिड्स की. हमारे पास 20 वो कॉमन आपके जो अमाइनो एसिड्स थे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व थे. तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि कॉमन रेजिड्यू की मॉडिफिकेशन से जो है वो बनते हैं. होते बेसिकली वो अमाइनो एसिड्स ही हैं, लेकिन वो क्या है, अनकॉमन है. इसके अंदर आने वाले जो है वो 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन, 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन, 6N मिथाइल लाइसिन, डेस्मोसिन. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द, और ये अल्फा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, दीज आर सम ऑफ द अनकॉमन अमाइनो एसिड्स. उनका उसने डिराइव्ड जो सब्सटेंस है वो भी बता दिया. 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है वो डेरिवेटिव ऑफ प्रोलीन है. 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन जो है वो डिराइव्ड फ्रॉम द लाइसिन. 6N मिथाइल लाइसिन जो है वो इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मायोसिन, अ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ द मसल. मसल की जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है मायोसिन, उसका जो उसकी जो प्रोटीन है या जो मायोसिन है वो किस अमाइनो एसिड से बनी हुई है, 6N मिथाइल लाइसिन से. डेस्मोसिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ 4 लाइसिन रेजिड्यूज विच इज फाउंड इन द फाइब्रस प्रोटीन इलास्टिन. डेस्मोसिन जो है वो 4 आपके जो लाइसोडीन आपके जो रेजिड्यू हैं अमाइनो एसिड, जो कॉमन अमाइनो एसिड हैं, वो जब 4 जुड़े में होंगे तो वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, दीज आर द डेस्मोसिन. नेक्स्ट, सिलिनोसिस्टीन इज अ स्पेशल केस. ठीक है, दिस रेयर अमाइनो एसिड रेजिड्यू इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस रादर देन क्रिएटेड अ पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन. ठीक है, ये हमारे पास बता रहा है कि वो हमारे पास एक प्रोटीन सिंथेसिस के बनने वाली रेजिड्यू के टाइम पर बनने वाली प्रोटीन है, प्रोटीन के बाद मॉडिफिकेशन से नहीं हासिल हुई. इट कंटेन्स सेलेनियम रादर देन द सल्फर ऑफ सिस्टीन, actually derived from the serine. Selenocysteine is a constituent of just a few known proteins. ठीक है, ये हमारे पास ये क्या है, एक कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जिसके अंदर ये हमारे पास अमाइनो एसिड पड़ा हुआ है. अच्छा जी, 300 एडिशनल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हमारे पास आए गए हैं इन द सेल. दे हैव अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस बट आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोटीन. ऑर्निथिन एंड सिट्रलिन जो है वो हमारे पास स्पेशल नोट डिजर्व करते हैं बिकॉज दे आर द की इंटरमीडिएट्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ आर्जिनिन एंड द यूरिया साइकिल. ये 2 साइकिल हैं जिसके अंदर हमारे पास ये दोनों अमाइनो एसिड्स जो है वो इंटरमीडिएट के तौर पे जो है वो काम करेंगे. द नेक्स्ट इज अमाइनो एसिड्स कैन एक्ट एज अ ज्विटर आयन और डाईपोलर आयन, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास दोनों आयन्स एग्जिस्ट करेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. ठीक है, तो इस तरह का एंजाइम जो है, इस तरह का जो आयन होगा वो क्या होगा, ज्विटर आयन कहलाएगा. और these substances having this dual nature are amphoteric and are called ampholytes. ठीक हो गया. अब हम इसकी आगे जो है वो एक्सप्लेनेशन देखते हैं. हमने क्या कहा कि अमाइनो एसिड्स जो होंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वीकली एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप और वीकली बेसिक अमाइनो ग्रुप जो होंगे वो रखेंगे. यानी जब अमाइनो एसिड वाटर के अंदर डिजोल्व होगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होगा, तो जो अमाइनो एसिड्स होंगे उसके 2 पोल्स बन जाएंगे. एक पोल एसिडिक बनेगा और दूसरा बेसिक बनेगा, और दोनों जो होंगे वो वीक इन नेचर होंगे. इन एडिशन ईच ऑफ एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स कंटेन एन आयोनाइजेबल ग्रुप एट इट्स साइड चेन. इसकी साइड चेन पे हमारे पास एसिड और बेसिक पोल्स के अलावा हमारे पास साइड चेन के अंदर भी आयोनाइजेबल सब्सटेंस या आयोनाइजेबल ग्रुप जो होगा वो पड़ा हुआ होगा. फ्री अमाइनो एसिड्स एंड सम अमाइनो एसिड्स कंबाइंड इन द पेप्टाइड लिंकेजेस कैन एक्ट एज अ बफर्स. ठीक है, आप फ्री अमाइनो एसिड की बात करो या लिंकेज में बंधे हुए अमाइनो एसिड की बात करो, दे में एक्ट एज अ बफर्स. बफर्स वो होते हैं जो आपके सॉल्यूशन की पीएच को जो है वो मेंटेन रखते हैं. एसिड जो है हमारे पास वो होता है जो प्रोटॉन डोनर होता है, जो प्रोटॉन देता है, और बेसिस प्रोटॉन रिसेप्टर होता है. एसिड्स आर डिस्क्राइब्ड एज द वीक आयोनाइज्ड टू ओनली अ लिमिटेड एक्सटेंट. ठीक है, यानी वो एक वीक आयोनाइजिंग कैपेसिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, जिसकी एक लिमिटेड एक्सटेंट है. एक लिमिट पे आके वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो होगी वो कम हो जाएगी.
फिर उसने पीएच की डेफिनेशन लिखी कि पीएच जो है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को जो है वो हम क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। इसके इस फॉर्मूले की ये बेसिकली आपकी एक तरह की इक्वेशन है कि पीएच इज इक्वल्स टू लॉग इनटू 1 ओवर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या फिर हम इसको नेगेटिव के साथ जब डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसका उल्टा करना होता है तो हमने इसको क्या करना होता है, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पीएच। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस इज डिस्क्राइब्ड बाय द हेंडरसन इक्वेशन। जो हमारे पास वीक एसिड है जिसको हमने HA के तौर पे लिखा है, HA क्यों लिखा, A हमने रिप्रेजेंट किया एसिड को, और H हमने अभी कहा कि हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, ये हमने डोनेट करना है इसलिए हमने H लिखा। ये जब एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं, यानी A माइनस के फॉर्म में और A पॉजिटिव के फॉर्म में, ये इक्वेशन थी, ये मुझे लिखनी नहीं आई, तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि इसको किस तरह से जो है वो लिखा जाए, तो कोशिश की है अपनी, वो ये कि हमारे पास क्या है, वीक एसिड, ये हेंडरसन इक्वेशन जो है वो उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि हमारे पास जो वीक एसिड होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा इनटू इट्स आयंस। अब ये जो है ये प्रोटॉन बन जाएगा, और ये जो A नेगेटिव वाला चीज़ है ये कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, यानी ये कैपेसिटी रखती है टू गेन अ प्रोटॉन, नेगेटिव साइन है तो ये हाइड्रोजन को जो है वो गेन करने की कैपेसिटी रखती है। अच्छा जी, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka इज लार्जर द Ka, ठीक है, यानी अब हमारे पास बता रहे हैं कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, बेसिकली इसमें उसने सारी जो हेंडरसन इक्वेशन है उसकी डेरिवेशन बताई हुई थी, तो वो आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने खुद जो है वो सर्च करना है, आपको जहाँ से भी इजी वे में, आपकी जो लिपनकोट की बुक है उसमें उसने इजी शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट जो है वो डेरिवेशन दी हुई है, वहाँ से आप लोग कर लेना। अच्छा जी, कॉन्जुगेट बेस A माइनस हो गई, और हमारे पास इसके साथ क्या हुआ, आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ वीक एसिड, ठीक है, यानी जब हमारा एक वीक एसिड डिसोसिएट हुआ तो हमारे पास प्रोटॉन और कॉन्जुगेट बेस बन जाएगी। तो हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka को फाइंड आउट करना है, और जो Ka है दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय वीक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka, यानी जितना बड़ा Ka होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है, और जितना छोटा Ka होगा उतना उसका जो क्या कहते हैं एसिड होगा उतना वीक होगा, यानी डायरेक्ट रिलेशन है इस इक्वेशन के साथ जिसमें हमने Ka जो है वो डिस्क्राइब की विद द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस डिवाइडेड कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय वीक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। अच्छा जी, तो हमारा डायरेक्ट रिलेशन हो गया, यानी Ka बड़ा होगा तो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और Ka छोटा होगा तो हमारे पास वीक जो है वो आपका एसिड होगा। ओके जी, अब अच्छा जी, इस इक्वेशन को अब हमने क्या करना है, लोगरिथम लेना है टू द बोथ ऑफ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन और मल्टीप्लाई कर देना, तो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी दैट विल बी द Pka इज इक्वल्स टू माइनस log Ka। pH is equals to pKa plus log into concentration of conjugate base over concentration of weak acid। ये हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन बनी है हेंडरसन इक्वेशन वो थी। द नेक्स्ट इज बफर्स। A buffer is a solution that resists a change in the pH following the addition of acid or base। ठीक है, यानी एसिड या बेस के ऐड करने पे जो pH की रेजिस्टेंस जो है प्रोवाइड करने वाला जो सॉल्यूशन है दैट इज द बफर सॉल्यूशन। And this buffer solution is created by mixing a weak acid with its conjugate base। ये भी हमने पढ़ा कि हमने weak acid लिया और हमने इसके साथ क्या लिया, इसकी conjugate base ली। अब इस buffered solution के अंदर अगर आप acid ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि आपका जो A नेगेटिव है यानी जो conjugate base है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी being converted to HA in the process। ठीक है, यानी ये हाइड्रोजन ले लेगा और ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा विच इज़ नोन एज वीक एसिड। और इस तरह से आपका जो सोल्यूशन है वो एसिडिक नहीं होगा, मतलब हायर एक्सटेंट तक एसिडिक नहीं होगा।
अगर आप बेस ऐड कर दोगे तो एच ए न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द कॉन्जुगेट बेस इन दिस प्रोसेस, ठीक है। यानी क्या कर रहा है वो आपके पीएच को जो है वो न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये रेजिस्ट कर रहा है चेंज आने में। द मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी अकर्स एट अ पीएच इक्वल टू pKa, ठीक है। यानी मैक्सिमम आपकी रेजिस्टेंस जो है या लोअर लिमिट ऑफ द पीएच जो है वो आपकी कब तक है, जब तक आपकी pKa की जो वैल्यू है वही आपकी ये बफरिंग कैपेसिटी की वैल्यू होगी। लेकिन वो कहता है कि वो हमारे पास ग्रेटर और लोअर देन 1 pH तक काम कर सकता है, यानी pKa की वैल्यू से +-1 तक जो है वो काम कर सकता है बफर सोल्यूशन इफ द अमाउंट्स ऑफ HA एंड आपका वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस आर इक्वल देन द pH ऑफ इज इक्वल्स टू द pKa, ठीक है। यानी जब आपकी pH ये दोनों आपके वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस की अमाउंट इक्वल होगी तो इस टाइम पे जो pH होगी दैट विल बी इक्वल टू pKa। दिस इज अबाउट जो अभी मैंने आपके लेक्चर के स्टार्ट में बोला था कि हमारे पास 1 लेटर आपका सिंबल और 3 लेटर एब्रिवेशंस हैं सारे 20 अमाइनो एसिड्स की, ये आप लोगों को याद करना है। और दिस इज ऑल अबाउट अमाइनो एसिड्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक टास्क दिया आपको हेंडरसन इक्वेशन, उसकी डेरिवेशन मुझे लिख कर भेज देना आप लोगों ने तकरीबन नेक्स्ट लेक्चर से पहले तक, यानी ये आपका मंडे का लेक्चर है ना, तो आपने मुझे ट्यूसडे को भेजनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।